अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जिंदगी के सफर में हम प्रोटोसेल की तरफ पहुंच चुके थे। प्रोटोसेल वो सेल है जो सबसे पहले दुनिया में आया और जिसके बाहर एक झिल्ली थी और अंदर आरएनए मौजूद था। लेकिन ये वो वक्त है जब जमीन बनने के मराहल से गुजर रही थी। चांद बन चुका था, लेकिन चांद जमीन के बहुत करीब चक्कर लगा रहा था। मैं आपको इस वक्त जिस इरा की तरफ लेकर जा रहा हूं वो तकरीबन 4 से 4.5 अरब साल पहले की बात है, जब चांद जमीन के 20,000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर के फासले पर होता था। आज चांद जमीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर है। तो कहां पर 20,000 किलोमीटर और कहां पर 3,84,000, तकरीबन इतने किलोमीटर। जब चांद जमीन के इतना पास होता था तो उसकी ग्रेविटी जमीन पर असरअंदाज भी उतना ही ज्यादा होती थी। मद्दोजज़र रहती थी, समंदर का पानी आता था और साहिल से होता हुआ उतर जाता। और ये काम सिर्फ समंदरों में नहीं होता, बल्कि लेक्स में, झीलों में भी मद्दोजज़र आपको नजर आता। तो वेट और ड्राई साइकिल्स इस जमाने में आम थे और उसकी वजह से हमें यह लगता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म जिंदगी की आहिस्ता आहिस्ता उसके कंपोनेंट्स बनना शुरू हुए। इस मद्दोजज़र ने बहुत से मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता बनाने शुरू कर दिए। मैं आपको लेकर चलता हूं शुगर्स की तरफ, रोबोस की तरफ और फैटी एसिड्स की तरफ। मैं आपको यहां पर एक लिपिड दिखा रहा हूं, उसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। जब ये लिपिड एनवेलप बनना है तो उसमें बहुत से लिपिड्स ने आकर इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है और फिर उसने एक सेल की मेम्ब्रेन बनानी है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक एनवेलप बनाना है और उस एनवेलप के जरिए उसने सेल को प्रोटेक्ट करना है। तो फैटी एसिड जितने भी थे जो कि आपको यहां पर दिखाए जा रहे हैं लिपिड, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मेम्ब्रेन को बनाना शुरू कर दिया। साथ साथ एक और प्रोसेस भी हो रहा था जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जिसके जरिए छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स की चेन्स बनाते हैं। मसलन हमारे पास अमाइनो एसिड्स तो थे, अब अमाइनो एसिड्स ने मिलकर बड़े चेन्स बनानी शुरू कर दी, ऑर्गेनिक चेन्स बनानी शुरू कर दी, जिन्हें हम पेप्टाइड्स कहते हैं। और जब पेप्टाइड्स मिले तो उन्होंने प्रोटीन्स बनाई और हमें यह मालूम है कि प्रोटीन लाइफ का बेसिक यूनिट है। लाइफ अगर आपने बनानी है तो उसका आगाज प्रोटीन से ही होता है। हम दोबारा चलते हैं गाइजर की तरफ, न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ, जो कि किसी गार में मौजूद थे और उसमें एक तरफ से पानी आ रहा था चांद के करीब होने से, मद्दोजज़र की वजह से, और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा था। तो एक पूरा साइकिल बना हुआ था पानी के आने का और पानी के जाने का, जिसकी वजह से वहां पर आरएनए प्रोड्यूस हुए और उसके बाद हमें वहां पर राइबोसोम्स भी मिली। अब आहिस्ता आहिस्ता राइबोसोम वो मॉलिक्यूल है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो अब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी आ चुकी थी सेल की, उसकी बाउंड्री भी आ चुकी थी और उसकी मल्टीप्लिकेशन का मैकेनिज्म भी आ चुका था, लिपिड प्रोफाइल भी बन चुकी थी और सेल जो बहुत बेसिक प्रोटोसेल है वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर सकता था। तो अब इस सेल की हिफाजत और इससे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेल्स बने, उनकी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हम उस वक्त एक ऐसे सोलर सिस्टम में मौजूद थे जो कि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त था ज़िंदगी के लिए। बहुत सी रेडिएशंस आ रही थी और ज़मीन पर टकरा रही थी, जिसमें ज़िंदगी जिंदा नहीं रह सकती थी। यही वो टाइम था जब प्लेट टेक्टोनिक्स का अमल शुरू हुआ। जमीन गर्म थी और उस पर पानी आया स्पेस से, जमीन पर समंदर बने, जमीन ठंडी हुई, लेकिन उसके साथ जमीन में मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स बनना शुरू हो गई। ऐसा ही है जैसे कि आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा गर्म करें और उसके बाद उसके ऊपर हल्का हल्का पानी डालना शुरू करें, तो आपको नज़र आएगा कि वो ठंडी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्रैक भी आना शुरू हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से एक आम सी मैंने एग्जाम्पल दी है, टेक्टोनिक प्लेट्स बनना शुरू हो गई। ज़मीन पर एक ही बर आज़म बना हुआ था जिसे प्राइमोर्डियल कॉन्टिनेंट कहते हैं, और टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी की वजह से प्राइमोर्डियल कॉन्टिनेंट तबाह हुआ और वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो गया, ज़मीन ने उसको अपने अंदर ले लिया। इस हिस्से में जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, क्योंकि ज़मीन के अंदर जाते उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ना शुरू हुआ, तो वो मेंटल से होते हुए कोर के, ज़मीन की जो सॉलिड कोर थी उसके ऊपर जाके लिक्विड फॉर्म में जमा हो गए। तो ये पूरा का पूरा बर-ए-आज़म ज़मीन के अंदर चला गया और कोर के ऊपर, कोर के गिर्द
एक लिक्विड फॉर्म में जमा हो गया। इस लिक्विड फॉर्म की कोर ने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर दिया, और जब इसने मूव करना शुरू किया तो 4.2 बिलियन साल पहले इस लिक्विड की मूवमेंट की वजह से ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड बनी। ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, और इस मैग्नेटिक फील्ड से ज़मीन को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ, और वो ये कि अब सूरज से जितनी भी रेडिएशन आ रही हैं, बल्कि सूरज से क्या, सोलर सिस्टम के बाहर से भी जितनी रेडिएशन आती हैं, जो करीब सुपरनोवा होते हैं उनसे जो रेडिएशन आती हैं, उन सब को ज़मीन खुद रोक सकती थी, क्योंकि उसके पास अब एक बैरियर आ गया था, एक शील्ड आ गई थी, और जो सिंपल लाइफ थी उसके लिए अब आसानी थी कि वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आगे बढ़ सकती थी। लेकिन सिंपल लाइफ के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली थी, क्योंकि इस सिंपल लाइफ को 2 चीज़ों की ज़रूरत है वो अपने आप को डेवलप कर सके। पहली चीज़ है उसे एनर्जी की ज़रूरत है, उसे एनर्जी की ज़रूरत है, उसकी सोर्स की ज़रूरत है। दूसरा, उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो जो फर्स्ट प्रोटोटाइप बनी हमारे पास सेल, वो इस गाइजर के पास ही रही, क्योंकि उसे एनर्जी इस गाइजर के पास ही मिलते थे और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यहीं पर इकट्ठे हुए थे। समंदर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, क्योंकि उनमें जहर मौजूद था, उनमें मेटल्स मौजूद थी। लेकिन इस जिंदगी को अब अपने आप को चेंज करना था। अगर उसने इस गाइजर से दूर जाना था तो उसने अपने आप को चेंज करना था, क्योंकि एक बहुत बड़ी सोर्स अवेलेबल थी एनर्जी की, और वो सोर्स क्या थी? सूरज की रोशनी। जी हाँ, ज़मीन के गिर्द से अब क्लाउड्स छट चुके थे और एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लियर हो चुका था, और सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच रही थी। तो इन सेल्स ने अपने आप को चेंज किया ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, वो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी हासिल कर सकें और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जब इन्होंने फोटोसिंथेटिक एवोल्यूशन की, तो अब ये इन गाइजर से दूर जा सकते हैं। अब इनको इन गाइजर्स के पास रहने की ज़रूरत नहीं है, और यूं जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता गाइजर से दूर जाना शुरू हो गई। लेकिन अभी वो बहुत दूर नहीं जा सकते थे, क्योंकि दिन को तो रोशनी होती है और रात को रोशनी मौजूद नहीं होती। अब एनर्जी के स्टोरेज का भी मैकेनिज्म चाहिए था जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए, और वो आया शुगर की मदद से। जब हमने शुगर्स डेवलप की तो उसमें एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। तो अब आपके पास एनर्जी स्टोरेज की कैपेबिलिटी है कि आप दिन में फोटोसिंथेसिस करें और साथ साथ शुगर्स बनाएं, और रात को उस एनर्जी को दोबारा यूटिलाइज करना शुरू कर दें। तो हमारे पास वो सेल्स आ गए जो कि रोशनी का इस्तेमाल कर सकते थे। समंदर अभी भी जहरीले थे और उनमें बहुत सी मेटल्स मौजूद थी। इन मेटल्स को किस तरीके से जिंदगी को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए, उसके लिए इन्हीं जिंदगी के जुज्व ने, यूनिट ने अपनी मेम्ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो उनकी मेम्ब्रेन थी, जो एनवेलप था, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता था, लिपिड एनवेलप था, उसे चेंज करना शुरू कर दिया ताकि उसमें किसी किस्म का मेटल का ज़रा ना जा सके और ज़िंदगी को हलाक ना कर सके। अब ज़िंदगी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेवलप भी कर रही है और कम्प्लेक्स भी होती जा रही है। पहले हम फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी हमने हासिल की, और अब हम अपनी मेम्ब्रेन को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। ज़िंदगी अपने मेम्ब्रेन को ऐसे डेवलप कर रही है कि उसमें किसी किस्म की मेटल्स ना जा सकें। कहा यह जाता है, साइंसदानों का यह कहना है कि उस वक्त ज़मीन पर 20 किस्म के डिफरेंट अमाइनो एसिड मौजूद थे, और यही अमाइनो एसिड आज हम में भी नज़र आते हैं और बाकी ज़िंदगी में भी नज़र आते हैं। तो जो ज़िंदगी के यूनिट थे वो उस वक्त भी वही थे जो कि आज हमें नज़र आते हैं, और वो स्टिल हमारी दुनिया में प्रिजर्व हुए हैं। हम आरएनए तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, उसे कम्प्लेक्स फॉर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसे इवॉल्व होना होगा, उसे आगे बढ़ना होगा अगर हमने ज़्यादा कम्प्लेक्स लाइफ ज़मीन पर देखनी है। और उसके लिए आयनाइजेशन रेडिएशन के थ्रू उसकी मदद से आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हुआ। अब वो सिंगल हेलिकल स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि वो डबल हेलिकल स्ट्रिंग हो गया। अब उसके पास बहुत एबिलिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वो अब एक ऐसा प्रोग्राम स्टोर कर सकता है जिसमें कम्प्लेक्स लाइफ की भी इंफॉर्मेशन आराम से रखी जा सकती है। तो अब जिंदगी कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जा रही है, और हम पहुंचे हैं प्रोक्रियोटिक लाइफ की तरफ। प्रोक्रियोटिक लाइफ वो लाइफ होती है बहुत छोटे लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड
ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ना तो अपना न्यूक्लियस रखते हैं और ना ही अपने छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स रखते हैं। इन्हें प्रोक्रियोट कहते हैं। प्रोक्रियोट आर्किया और बैक्टीरिया दोनों के बुजुर्ग हैं, यानी उनकी पहली नस्लें हैं या उनके एंसेस्टर्स हैं। तो आपको यहां पर प्रोक्रियोट से आर्किया और उसके साथ बैक्टीरिया और फिर आगे हम यूक्रियोट की तरफ भी जाएंगे जो कि मल्टी सेलुलर सेल्स हैं, वो निकलते हुए नजर आएंगे। बैक्टीरिया और आर्किया, इनमें भी हमें न्यूक्लियस नजर नहीं आता। तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इनके एंसेस्टर सेल्स मौजूद थे। इनकी जो मेम्ब्रेन है वो बाहर मौजूद होती है, लेकिन इनके अंदर सेल मौजूद नहीं होता। और जो आर्किया है वो तो एक्सट्रीमोफाइल है। बैक्टीरिया भी है, यानी ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी में ज़िंदा रह सकते हैं, पीएच ऊपर नीचे हो सकती है। ये ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहाँ पर ज़िंदगी के लिए जो अवामिल है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो। और इनको होना भी चाहिए था, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी दुनिया में जन्म लिया है जो कि बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थी, जहाँ पर समंदरों में बहुत ज़्यादा मेटल्स मौजूद थी, जहां पर आपको डायरेक्ट रेडिएशन का भी काफ़ी ज़्यादा सामना था। तो इन्हें सख्त जान होना था। और आज भी हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि आर्किया और बैक्टीरिया कई ऐसी जगहों पर हमें नज़र आते हैं जहां पर इंसान या आम जिंदगी रह नहीं सकती। तो मैं आपको यहाँ पर उस कॉमन एंसेस्टर की जगह दिखा रहा हूँ जिसके होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उससे 3 ब्रांचेस निकली। उसमें एक बैक्टीरिया की पूरी ब्रांच आएगी, उसके बाद हमारे पास आर्किया की पूरी ब्रांच है, और फिर हमारे पास यूकेरिया की पूरी ब्रांच है, जिसमें फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ आगे जाकर पैदा होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।